नमस्कार। मैं अंजू सिद्धिप्रिया एस्ट्रो के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मार्स और राहु और इस योग को हम किस नाम से जानते हैं। इस योग को हम अंगारक योग कहते हैं। जब कभी भी आपके लग्न चार्ट में किसी एक ही हाउस में मार्स और राहु बैठे हों तब इस योग का निर्माण होता है। भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग अगर मार्स और राहु ट्राइन में भी हों तो भी यह अंगारक योग का निर्माण करते हैं। अब ट्राइन से मतलब है कि अगर फर्स्ट हाउस में मार्स बैठा है तो फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में भी राहु है तो ये ट्राइन होगा। सिमिलरली सेकेंड हाउस है तो सिक्स्थ एंड टेंथ में अगर राहु हो, मार्स अगर वहाँ है तो सिक्स्थ और टेंथ में राहु तो भी इस तरह के इस योग का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ट्राइन में भी है ये प्लैनेट तो भी अंगारक योग का निर्माण करते हैं। अंगारक योग को कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट करते हैं। राहु क्योंकि क्या है, राहु है आपके पास्ट लाइफ की डिज़ायर जो किसी भी कारण से फुलफिल नहीं हो पाई थी, और वो जिस चीज़ से डिज़ायर आपकी कनेक्टेड है राहु उसी भाव में बैठा होता है। जिस भाव में बैठा है उस भाव के कारकत्व की डिज़ायर लास्ट आपके प्रीवियस बर्थ में अधूरी रह गई थी और उसी को पूरा करने के लिए राहु इस बर्थ में आपके उस भाव में दिखेगा। तो इसलिए बहुत कहीं ना कहीं ये आपके पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है। अगर आपको एक बार ये देखा आपने कि आपके हॉरोस्कोप में मार्स और राहु का कंजंक्शन है तो दूसरा जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ चेक पॉइंट्स हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वो क्या क्या है? चेक पॉइंट नंबर 1 कि आपको यह देखना चाहिए कि यह किस राशि में बना है और किस भाव में बना है, क्योंकि उसी राशि और उस भाव के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा चेक पॉइंट कि क्या इस पर किसी भी क्रूर प्लैनेट का आस्पेक्ट है, जैसे सैटर्न का आस्पेक्ट है या कंजंक्शन है, या फिर किसी सौम्य प्लैनेट का आस्पेक्ट है जैसे जुपिटर का। थर्ड पॉइंट जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों प्लैनेट के बीच की डिग्री क्या है। क्या ये क्लोजली कॉम्पैक्ट कंजंक्शन में है? अगर क्लोज कॉम्पैक्ट कंजंक्शन है तो ये इनके बीच की डिग्री डिफरेंस 8 डिग्री की तक होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 डिग्री पर मार्स बैठा है तो 8 डिग्री पर राहु बैठा हो या उससे कम हो तो ये क्लोज कंजंक्शन में आएंगे। लेकिन जैसे 8 डिग्री से वो दूर जाता जाएगा तो राहु का इम्पैक्ट मार्स के ऊपर और मार्स का इम्पैक्ट राहु के ऊपर कम हो जाएगा, तो ये आपको परिणाम उतने नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए। यूजुअली लोग कहते हैं कि यह कंजंक्शन अच्छा नहीं होता है, जैसा नाम से भी स्पष्ट है कि यह अंगारक योग है, पर ऐसा नहीं है। राहु क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी है, और मार्स क्या है? आपके अंदर का स्ट्रेंथ है और करेज है। तो आप अगर न्यू टेक्नोलॉजी और को उसी स्ट्रेंथ और करेज के साथ इस नए वर्ल्ड में लेकर आने की कोशिश करें, उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च करें, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप अगर एलॉन मस्क का चार्ट देखेंगे तो उनके चार्ट में भी 10th हाउस में यह कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और आज एलॉन मस्क अपनी न्यू टेक्नोलॉजी के कारण ही बहुत आगे तक सक्सेसफुल इंसान है, और हम सब कहीं ना कहीं उनकी तरह भी बनना जरूर चाहते हैं। इसलिए मार्स और राहु का कॉम्बिनेशन हर एक स्थिति में खराब होगा जरूरी नहीं है। अब अगर ये सैटर्न के साथ जनरली जब कंजंक्शन में या आस्पेक्ट में होता है तब आपको इसके बुरे परिणाम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर यह इस कंजंक्शन के ट्राइन में अगर मून आ जाए तो फिर आप मेंटली बहुत ही इम्बैलेंस होने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा शकी हो जाते हैं और किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। मार्स और राहु का कंजंक्शन अगर आपके फर्स्ट हाउस में बना हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ब्रैगिंग करते हैं, उनको शो ऑफ करने की बहुत आदत होती है, हॉट कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ज़्यादा करेज है, किसी भी काम को करने की बहुत ज़्यादा उनमें हिम्मत होती है। सेकेंड हाउस में अगर ये बनता है तो सेकेंड हाउस में से हम धन को देखते हैं, हमारे यह स्पीच का भी स्थान है। तो अगर सेकेंड हाउस में यह कॉम्बिनेशन बना है तो ऐसे लोग बोलने में बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही हार्श वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं,
और धन कमाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। वो कोशिश करते हैं कि कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकें, और इसके लिए वो किसी भी तरह की शॉर्टकट को अपनाने की कोशिश करते हैं। कई बार अगर राहु की दशा उस समय चल जाए तो इनके पास धन आ भी जाता है, लेकिन ये धन फिर वापस चला जाता है। इसलिए अगर आपके सेकंड हाउस में यह कॉम्बिनेशन बना है तो इन बातों का ध्यान रखें। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए, सेकंड हाउस में बैठकर ये एट्थ हाउस को भी देखेगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का आपके अंदर में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ सकता है। साथ ही ये एक्सीडेंट के लिए भी इससे हम एक्सीडेंट को भी देखते हैं। तो इनको अगर कार या जो भी बाइक जो भी चलाते हैं उसको बहुत ध्यान से चलाना चाहिए, स्पीड में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग्स का होता है, तो जब थर्ड हाउस में ये बनता है तो कहीं कुछ ना कुछ हमारे कार्मिक बैलेंस हैं, बैगेज हैं हमारे सिबलिंग्स के साथ, तो उसको हमें ध्यान देना चाहिए। ये आपके छोटे भाई बहन के लिए उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, उनको अपने लाइफ में कुछ ट्रबल हो सकती है। आपकी अगर बात करें जो नेटिव है उसकी बात अगर हम करें तो ये देखिए, यहाँ से बैठा हुआ आपके सिक्स्थ हाउस को भी देखेगा और आपके टेंथ हाउस को भी देखेगा, तो जॉब पाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे लोग को अपने आप को सोसाइटी में प्रूव करने के लिए कि यस आई डिज़र्व दिस, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। ऑल्दो कि वो उस स्थान तक पहुंचते हैं, लेकिन अपने शेयर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने स्टार्टिंग के डेज़ में। फोर्थ हाउस से हम देखिए सुख को देखते हैं, घर को देखते हैं, वाहन को देखते हैं। तो अगर आपके फोर्थ हाउस में यह कॉम्बिनेशन बना है तो फिर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हों तो उसके पेपर्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर पेपर क्लियर नहीं है तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। कई बार लोगों के पैसे फंस जाते हैं और उन्हें वापस नहीं मिलते हैं। ठीक इसी तरह से आपको जब व्हीकल खरीद रहे हो तो भी उनको परेशानी होती है, चीज़ें सही नहीं मिलती हैं। स्पेशली अगर सैटर्न का आस्पेक्ट हो जाए तो ये स्थिति और ख़राब हो जाती है। मदर के हेल्थ को ट्रबल होती है और मदर के साथ रिलेशनशिप इश्यूज भी देखने को मिलता है। फिफ्थ हाउस हमारे संतान का घर है। अगर फिफ्थ हाउस में यह कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर आपको लाइक मिसकैरेजेस होने के चांस रहते हैं, अबॉर्शन हो जाता है। जब संतान होती है उसके बाद भी आपको थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन संतान एक बार सेट हो जाती है तो वो संतान जो आपकी है उससे आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती है। लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर आपको धोखे मिल सकते हैं। सिक्स्थ हाउस में यहाँ पर इसको हम शत्रुहंता भी कहते हैं, क्योंकि मार्स और राहु दोनों ही क्रूर प्लैनेट हैं और जब वो सिक्स्थ हाउस में आएंगे तो डेफिनेटली वो अपने आगे किसी भी शत्रु को टिकने नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर इसे शत्रुहंता भी कहते हैं। मगर ये हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल देते हैं, जैसे आपको स्टमक से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सेवन्थ हाउस तो हमारे पार्टनर का ही स्थान होता है और यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो कई बार ये देखने को मिलता है कि लोग अब्यूसिव मैरिज में रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं होते, लेकिन दोनों अलग भी नहीं होते हैं, रोज़ दिन लड़ते हैं मगर फिर भी साथ रहते हैं। ऐसे लोग दुनिया के लिए कुछ अलग होते हैं और खुद के लिए अलग होते हैं। परिवार में अपने स्पाउस के साथ इनका बिहेवियर अलग होता है। एट्थ हाउस हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। यहाँ पर अगर ये योग बन जाए तो आपके लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट ज़रूर आता है, जहाँ से आपकी लाइफ में एक चेंज आता है। ऐसे लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर नाइन्थ हाउस में ये योग बने तो आपके फादर को लेकर के, आपके फादर के साथ उतनी नहीं बनेगी। आपके फादर को हेल्थ को लेकर के आपको हो सकता है कि थोड़ी सी चिंता रहेगी। यहाँ पर अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो छुपेगा नहीं, वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा और फिर लोगों को बदनामी होती है। रिलेटिव आपसे जनरली जेलस फील करते हैं। अगर नाइन्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन बना है तो जनरली आपके रिलेटिव आपका अच्छा नहीं सोचते, आपसे जेलस फील करते हैं। टेंथ हाउस में ये यहाँ पर एक तरह से अच्छा है,
क्योंकि अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए जिससे कि आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। तो अगर 10th हाउस में ये बना है तो ऐसे लोग साम दाम दंड भेद ये सारी नीतियाँ अच्छे से जानते हैं और फिर उसका उपयोग करके अपने आप को ऊपर तक ले जाते हैं। 11th हाउस में अगर आपका यह कॉम्बिनेशन बन रहा है तो फिर आपको ऐसे लोग रिच और वेल्दी तो ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर और इन सक्सेसफुल भी होते हैं, मगर इस सक्सेस को पाने के लिए जो रास्ते इस्तेमाल करते हैं वो सही नहीं होते हैं। 12th हाउस में यह पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि 12th हाउस हमारे बेड प्लेजर का हाउस है, वहाँ पर इस तरह के क्रूर प्लैनेट की कोई जगह नहीं होती है, इसलिए 12th हाउस में ये उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर 12th हाउस में आपका यह कॉम्बिनेशन बन रहा है और कुछ दूसरे योग भी उतने अच्छे नहीं हैं तो ये आपको जेल भी दे सकता है। यह भी हो सकता है कि आप अपने शहर से, अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर रहें, अपने रिलेटिव से काफ़ी दूर रहें। एक मेंटल स्ट्रेस हमेशा बना रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 12 भावों में आपको इस तरह से लगभग इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि आपको भी सेम टू सेम चीज़ें देखने को लाइफ में मिले। आपके हॉरोस्कोप में यह कॉम्बिनेशन किस तरह का बना है, दोनों के बीच की डिग्री क्या है, उस पर किस प्लैनेट का आस्पेक्ट है, इन सब को बिना ध्यान दिए हुए अगर आप किसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपको इस कॉम्बिनेशन से इस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं तो शायद ये गलत होगा। और एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरा यह काम है कि आपको ये बताऊं कि आप इस तरह का हिस्ट में आकर या कुछ ऐसे प्लैनेट्स को देखकर अपने लिए कुछ इस तरह के रिजल्ट ना निकालें। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यह कॉम्बिनेशन आपको कष्ट पहुंचा रहा है, इसके कारण आपको लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल हो रही है, तो आप इसके लिए कुछ रेमेडी कर सकते हैं। तो रेमेडी में सबसे पहले आपको ऐसे लोगों को, अगर आपका कहीं भी है, इवन दो कि आपको अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है, तो भी आपको ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि साल में 1 या 2 बार अपना ब्लड डोनेशन करें, रक्तदान करें। दूसरा कि आपको कुछ ये रेड कलर की चीज़ें जो हैं वो आपको दान करनी चाहिए नीडी लोगों को। देखिए मार्स क्या है, हमारा करेज है। तो मार्स किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन के चार्ट में मार्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप में ये कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो फिर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ सामान अपने नीडी लोगों को बांटा करें, उससे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलती है और फिर आपके जो कुछ इस तरह के रुके हुए काम हैं जो अटक रहे हैं वो शायद पूरे हो सकते हैं। और सबसे जो लास्ट में मैं आपको रेमेडी के रूप में यही बताऊंगी कि आपको हनुमान जी, कार्तिकेय, मुरुगन या फिर काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। स्पेशली अगर यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में कहीं भी राहु भी सैटर्न भी कनेक्ट हो जाए तो आपको काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो आपको अपनी हॉरोस्कोप में लगा कर देखना है। और अगर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है आपके हॉरोस्कोप में तो फिर आप ये देखें कि वो आपको किस तरह के रिज़ल्ट दे रहा है। अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिल रहे तो आप इस तरह की रेमेडी करें। और अगर आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही है और आप चाहते हैं कि उसे अच्छे से समझें तो किसी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट करें। आप मुझसे भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपके हॉरोस्कोप में बनी है और आपने फेस की है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को व्यक्त करें, जिससे दूसरों को भी समझ आएगा कि ये कॉम्बिनेशन किस तरह से वर्क करता है। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। आप समझ रहे होंगे या समझ पाए होंगे कि हमें जब इस तरह का कॉम्बिनेशन मेरे हॉरोस्कोप में बने तो हमें किस तरह से देखना चाहिए। तो अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में जहाँ हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन तब तक मुझे वीडियो क्लोज़ करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए और कि मैं और भी अच्छे अच्छे कुछ वीडियोज़ लेकर आपके साथ शेयर कर सकूं। अब हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।